हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कंटेंट वाला पोर्शन 2018 से लेके 2024 तक के टोटल क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले मैं पेडागोजी के लिए करवा चुकी हूँ, 2018 से 2024 तक देखना मत भूलिएगा। एक पेडागोजी वाला, दूसरा टैग वर्ड और तीसरा ये वाला जो अपलोड करूँगी। 3 वीडियो अगर आप देख के जाते हैं, टोटल 3 वीडियो, आपका बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा यहाँ पर साइंस वाले पोर्शन में। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। थोड़ा फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, लेकिन जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं, तो लॉन्गेस्ट स्नेक वर्ड में कौन है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रेटिकुलेटेड। यहाँ पर पाइथन फोर्थ ऑप्शन सही है, जालीदार अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि ये हेल्दी रखता है लोगों को। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इट कीप्स पीपल हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो चेचक के टीके का आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, ये किसका आविष्कार किए हैं? ये पेनिसिलिन की खोज किए हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। और रोनाल्ड रस का नाम आप मलेरिया के साथ सुनते होंगे, मलेरिया के बैक्टीरिया का। यहाँ पर रॉबर्ट कोच जो है ये टीबी के बैक्टीरिया का खोज किए हैं, टीबी के बैक्टीरिया का, जिसे तपेदिक बोला जाता है, जिसके लिए 1905 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है रॉबर्ट कोच का नाम टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है? तो प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सा यूज़ होगा, चाहे वो फूड प्रिजर्वेटिव हो या फिर कोई भी सामान का प्रिजर्वेटिव हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का यूज़ होता है, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव है। और नाम याद कर लीजिए फूड प्रिजर्वेटिव का। एक तो होता है नाइट्रेट, यूज़ होता है नाइट्रेट, और दूसरा होता है यहाँ पर कैल्शियम सॉर्बेट, ये यूज़ होता है कैल्शियम सॉर्बेट और आपका नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में होता है? तो जो ईस्ट होता है इसका उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्कोहल, जो कि केडवन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। कर्ड जो दही है, ये इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया से ये दही जमता है। और ये चीनी जो है, ये साधारण नमक, इनमें ये ईस्ट का उपयोग नहीं होता। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी और राइबोसोम। जिस प्रकार से एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में से संबंधित है, उसी प्रकार से राइबोसोम में किससे संबंधित होगा? तो एटीपी क्या है? एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एक प्रकार से जो एटीपी होता है तो क्या होता है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, जिस रूप में एनर्जी हमारे सेल्स को पहुंचता है। तो होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, जब हम ग्लूकोज लेते हैं अपने भोजन में या किसी के भी द्वारा, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज जो है ये आँत में पच जाता है। ग्लूकोज गया इंटेस्टाइन में, ये पचा, फिर क्या करेगा, फिर सेल्स के द्वारा ये ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। सेल्स के द्वारा ये ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ऑब्जर्व करने के बाद ये सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये चले जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका प्रोसेस कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का, तो एनर्जी है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसी प्रकार राइबोसोम में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पर यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति जो है वो 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन को पूरा करेगा? तो यदि एक सरल लोलक की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी हो, 2 हर्ट्ज हो, तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो जो आवृत्ति होती है उसे किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यही तो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो ये होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक सेकंड में मतलब दोलनों की संख्या, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 हर्ट्ज हो, मतलब कि 1 सेकंड में 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 हर्ट्ज, 2 बार ये कंपन कर रहा है 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में ही तो लेते हैं, तो 1 सेकंड में 2 बार ये कर रहा है कंपन। तो 16 सेकंड में कितना होगा? तो एक को, अगर एक में 2 है, 16 इसको बनाना है, तो इंटू 16 इधर भी करिए एक को, और इधर इंटू 16 करिए, तो ये 16 में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड यही फ्रीक्वेंसी है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका फार्मूला जान लीजिए, 2 पाई
अंडर रूट में L/C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो कौन सी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है? यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होता है। सो इसको जब जैसे ही वायु में रखते हैं तो ये जल उठती है। एक सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, जिसको कि इस वजह से केरोसिन में रखा जाता है। ओके, इन तीनों को, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को केरोसिन में। लेकिन जो फास्फोरस होता है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन इसको वाटर में रखा जाता है। ठीक है, इसको वाटर में रखा जाता है। तीनों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड है ये, का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आप अगर जो गैस की दवा होती है लिक्विड वाले फॉर्म में, अगर वहाँ पर देखेंगे तो एंटी एसिड के रूप में लिखा रहता है, MgOH का होल ट्वाइस उसमें मिला हुआ होता है। एक ये होता है एंटी एसिड के रूप में, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। NaHCO3 खाने वाला सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी एंटी एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। और एक AlOH का होल थ्राइस होता है, इसको भी यूज़ करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है AlOH का होल थ्राइस भी कभी कभी पूछ ले, तो ये भी एंटी एसिड है। और खाने वाला सोडा तो आपको पता ही है, दिक्कत होती है तो खाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ चलती है? तो कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ चलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो हमें बताना है कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इसमें ये हालांकि विवादित क्वेश्चन था, इसमें सारे ही ऑप्शंस दिए गए थे कि असंपर्क बल के उदाहरण है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है यहाँ पर देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली बात तो कॉन्टैक्ट जो फोर्स है उसको देखिए। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये कौन कौन सा है? एक तो आपका पेशीय बल, मतलब कि मसल्स जो फोर्स होता है ये वाला। दूसरा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा। तीसरा टेंशन फोर्स, ये भी संपर्क बल में आता है, कांटेक्ट फोर्स में। नॉर्मल जो फोर्स होता है ये भी आता है। स्प्रिंग जो फोर्स है ये भी आता है। तो ये सारे आ जाते हैं इसमें कांटेक्ट फोर्स में, पेशीय बल। तो इसमें ये दोनों 1 और 3 था, लेकिन इसमें 1 और 2 दिया गया था, तो इस वजह से इसका ये विवादित क्वेश्चन था, कॉमन मार्क्स सबको मिला था। जबकि जो चुंबकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सारे आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, नाभिकीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, मधुमेह रोग जो होता है वो किस हार्मोन, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो मधुमेह का रोग है वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। और ये इंसुलिन आता कहाँ से है, रिलीज कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से, अग्न्याशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो बताना हमें कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो मिट्टी का तेल है, पैराफिन, मोम, ये भी है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल जो गैस होता है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड वाला है सही हो जाएगा। बिटुमेन भी है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CH4 होता है, मीथेन होता है, ये यहाँ से नहीं आता पेट्रोलियम से। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक, ये जो होते नहीं है संकटाजन प्रजाति होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 1, जो कि विलुप्त होने की कागार पे होते हैं, मतलब कि इस पोजीशन पे खड़े होते हैं कि ये जैसे खत्म होने वाले हों। विलुप्त प्रजाति तो जो खत्म हो चुके हैं वो होते हैं, लेकिन ये उस पोजीशन पर आकर खड़े होते हैं कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो है इस किस लिए, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? तो बढ़ाने के लिए, ताकि फिसल के कोई गिरे ना, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है, फ्रिक्शन ही है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया। आसुत जल आपको पता है कि डिस्टिल वाटर एक बोतल में लिया। ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, और वो कोशिश करने लगी ये चीज़ देखने को कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। व्हाट इज सी लाइकली टू फाइंड, तो वो क्या पाएंगी? तो ये एक विद्युत का क्या है, कमज़ोर चालक। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, तो ये गलत है।
देर इज़ ए मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो केवल मिनिमम करंट ही इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफली फ्लो नहीं होता, हायर भी जो करंट होता है वो भी फ्लो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? जब साइक्लोन आएगा, जो इंडिया है ये कौन सा वाला पोर्शन है, कौन से ऐसे राज्य हैं इधर वाले या इधर वाले जो साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? तो यहाँ पर ये जो एरिया, जैसे ये इंडिया है, आपको पता ही होगा, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर है आपका अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो राज्य है, यहाँ पर साइक्लोन कम आता है, यहाँ पर साइक्लोन उतना नहीं आता। लेकिन वहीं जो पूर्वी तट पर पड़ते हैं, पूर्वी तट पर, तो वहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ। तो जो राज्य यहाँ पर पड़ते होंगे वही साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। मुंबई कहाँ पड़ता है? मुंबई कहीं यहाँ पड़ता है। गोवा यहाँ पड़ता है। पोरबंदर आपको पता है ये गुजरात में है, इस वाले पोर्शन रीजन में पड़ता है। तो पुरी जो है ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पर ऋतुएं, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इस परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर है, लंबवत है? गलत है, ये अपने तल पर झुका हुआ है। फिर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, तो ये है कि ये तल के सापेक्ष क्या हुआ है, झुका हुआ है, घूर्णन अक्ष जो है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर जो झुकाव है उसकी वजह से इसके तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है। देयर आर 2 कॉलम, यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं A एंड B, तो इसको मिलाना है, कौन सा होगा? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, फिर मिलान करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर वृक्ष वितान जो दिया गया है, ये क्या होता है? वृक्ष वितान किसको कहा जाता है? ये जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो डालियाँ होती है, बड़ी बड़ी शाखाएं, तो उन्हें वृक्ष वितान बोला जाता है। ये हो जाएगा, इसमें A का फोर्थ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ही सही हो गया, क्योंकि एक ही में A का फोर्थ है। फिर है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मतलब कि एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। फिर है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये पादप और जंतुओं का मृत ऊतक होता है। सी वाला फर्स्ट में जाएगा। और क्या, शाही जो है ये एक जंगली जंतु है। तो समझ में आ गया होगा क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से। ये जो जाएगा ये फोर्थ में जाएगा, ये बड़ी बड़ी डालियों, ब्रांचेज ऑफ टाल ट्री होता है। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमस है डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है। और यहाँ पर ये जो शाही दिया गया है एक विल्ड एनिमल है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। हाँ, इसको हम कर चुके हैं क्योंकि पेडागोजी वाला पोर्शन है। तो हम अब नेक्स्ट PDF चेंज करती हूँ मैं। ये क्वेश्चन है मैथ का। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती हैं। तो 5 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल चलाकर पूरा करती है। फिर है सी गोज एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। पहले वो 12 किलोमीटर स्पीड से जाती हैं एंड रिटर्न वापस किस स्पीड से होती हैं? 8 किलोमीटर। तो जाने का जो स्पीड है मान लीजिए वो यक्स है और वो है 12 किलोमीटर, और जो आने का स्पीड है मान लीजिए वो वाई है और वो है 8 किलोमीटर। अब फिर देखते हैं उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछा गया है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा कुछ, ये जो डिस्टेंस है बस फंसाने के लिए दिया गया है, इसको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 2xy अपान में x प्लस वाई, ये फार्मूला लगा दीजिए। अब XY ये आपकी 2 स्पीड हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 12 × 8 अपान में 12 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20 होता है। अब 12 × 96 और 96 अपान में 10 दिया गया है, एक 0 है, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 9.6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है ये सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 9.6 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ऑप्शन सही है। ऐसा जब भी करना हो 2xy अपान में x प्लस वाई करिए, या फिर 2 अगर ना समझ में आ रहा हो फार्मूला, 2s1 s2 दोनों स्पीड हो गए अपान में s1 प्लस s2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
62 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं, तो बताना है केवल दूरी मापने के मात्रक यहाँ पर कौन से हैं। तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मीटर भी, बालिस्ती भी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो क्यूबिट है, मीटर है, लाइट ईयर है, ये तीनों। हर्ट्ज आपको पता है फ्रीक्वेंसी मापने का है ये, और ईयर समय मापने का, मीटर दूरी मापने का। तो केवल अगर मीटर नहीं, हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मापने का, इस वजह से ये गलत हुआ, क्योंकि आपको पता है हर्ट्ज है इसलिए गलत, यहाँ पर हर्ट्ज है इसलिए गलत, यहाँ पर मीटर है, मीटर तो है सही, ये वर्ष है इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, 42 मीटर और प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर अपने कंचे मतलब गोली को फर्श पर बिखेर देता है, रोल्स कर देता है, फिर क्या होता है, डिफरेंट सरफेस स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। फिर है सेलोफेन सीट है, तनी हुई सेलोफेन सीट है उस पर, फिर कालीन है, समाचार पत्र पर लुढ़काता है अपने गोले को। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस में होगा, तो जो पृष्ठ रफली होगा, खुरदुरा होगा, उस पर जो घर्षण होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो आपको पता है इसमें से कि जो सेलोफेन है या फिर ये है, तो यहाँ पर बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सेलोफेन जो सीट है, तो यहाँ पर जो कालीन है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि कालीन सबसे ज़्यादा खुरदुरा होता है। समाचार पत्र भी थोड़ा सा प्लेन होता है। सेलोफेन जो सीट है वो सबसे ज़्यादा होगा इसमें सॉफ्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहले, फिर समाचार पत्र, फिर कालीन। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कालीन जो है सबसे ज़्यादा जो कारपेट है वो खुरदुरा होगा, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे कम से ज़्यादा की तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होगा वो होगा कालीन कारपेट पर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है कि कोई पिंड रहित किसी एक समान वेग से गतिमान है, तो इसका जो वेग है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फिर है यदि समय को यक्स अक्ष पर, जो टाइम है वो यक्स अक्ष पर है, और फिर नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इस गति का दूरी समय ग्राफ यक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेग क्या होता है, वेग दूरी अपान में समय होता है, दूरी अपान में टाइम होता है, v इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो जो टाइम है वो तो यक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर बोला ये टाइम हो गया, तो एक समान वेग कब होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़े, आपका टाइम भी बढ़ता रहे, तो होगा एक समान वेग। मतलब कि वेलोसिटी में कोई यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में अप्स एंड डाउन नहीं होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि ये क्या होगा, यक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी ऐसे हम दिखाएंगे, वो दूरी समय ग्राफ का मैंने प्रेजेंट की थी जिसमें ऐसे बताई थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, क्योंकि वी टी इसमें हर जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की गई है, वेलोसिटी इस पर हो जाएगा, टाइम इस पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोला गया है कि यक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, मतलब कि यक्स अक्ष ये है, ऐसे होगा, मतलब वेलोसिटी तो समय निकल रहा है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है दूरी समय जो ग्राफ है वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर नहीं होगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, इधर इस पे टाइम हो गया, ये वाई अक्ष के समांतर नहीं होगा, ये तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो हमें बताना है इसमें से। पहला ऑप्शन है पैराफिन मोम, और दूसरा कोक है, तीसरा बिटुमेन है, और स्नेहक तेल है। तो ये जो बिटुमेन वगैरह है, पैराफिन मोम है, ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये दोनों जिसमें था कि पेट्रोलियम के उत्पाद से कौन सा बनता है, तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस थे वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला हो जाएगा कोक, ये नहीं बनता क्योंकि ये कोल से बनता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी ये जो लुब्रिकेंट वगैरह है जो होठों में लगाए जाते हैं, बिटुमेन है, पैराफिन मोम है, ये बनाए जाते हैं किसके, पेट्रोलियम के ये उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है। तो कोई बंद रूम है, उसमें एक मेटालिक स्पून है और एक क्लोज्ड रूम ओवरनाइट पूरे रात वो रखता है, वुडन स्पेयर है, स्पून है।
तो एक मेटल का स्पून है, एक प्लास्टिक का स्पून है, तीसरा जो है ये वुडन का है, लकड़ी का है। फिर है द रूम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो फिक्स कर दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस। यहीं से आपको मिल जाएगा, तीनों का टेम्परेचर इक्वल रहेगा। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किए हुए है, खुद 30 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स किया हुआ है। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट T1, T2 एंड T3, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T3, तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को मेंटेन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का भोजन बनाता है। तो ये हो जाएगा शैवाल, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कवक होता है, ये आपको पता ही होगा कि पैरासाइट में आता है, कवक पैरासाइट है ये। मृत मतलब कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी पैरासाइट ही होते हैं। सेप्रोफाइट में भी आता है, कवक जो होता है पैरासाइट भी होता है, सेप्रोफाइट भी होता है। सेप्रोफाइट वाले वर्ग में आता है तो ये बीमारी का कारण बनता है, जिसके में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब जाता है तो। बाकी विषाणु वगैरह जो है, ये नाइट्रोजन जो है, विषाणु वगैरह है, ये भी इसी में आएंगे जिसमें कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। राइजोबियम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स, जो पोलर बियर्स होते हैं अडाप्ट इन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड में, उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम लेवल के ठंड में भी खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। तो पहला है सफ़ेद बाल और चपटे पैर, फिर है त्वचा के नीचे वसा की परत, तो चपटे पैर नहीं होते इनके। फिर है यहाँ पर सफ़ेद बाल, जो फर होता है ये तो होता है, यहाँ पर फर रहेगा इनके पास। मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, तो यहाँ पर ये जो मुड़े हुए लंबे पैने नाखून होते हैं, ये इनको बर्फ में चलने पर मदद करते हैं, ये फिसलन से बचाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में जो इनका स्किन होता है, इसके नीचे फैट का एक लेयर लगा होता है, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बाहर नहीं जा पाता, तो मेंटेन किए हुए रखता है ये। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाएंगे। तो दूध में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मिलते हैं, तो हो जाएगा आपका प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। ऑप्शन सी नहीं होता, सी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक। तो जो बैंगनी रंग की विलेन में कौन सी ऐसी अधातु है जो जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट। एयर की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से जो कि इनकरेक्ट है। एयर एज वेट, वेट तो होता ही है। फिर है एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, तो क्या मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती। तो जो बीज है इसका अंकुरण क्या, इसको क्या बोलते हैं, जो बीज होता है इसका क्या अंकुरण मतलब जर्मिनेशन इसका मिट्टी में हो पाता, संभव होता है यह, क्योंकि वायु के बिना तो होता ही नहीं है एयर के बिना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मृदा में भी वायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर, और देखिए क्या क्या सही है, तो ये गलत है जो नहीं होती है। जल चक्र, वाटर जो सर्कुलेशन होता है, वाटर साइकिल है, इसमें रोल करता है, स्थान भी घेरता है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 है, यहाँ पर मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। डाइजेस्टिव सिस्टम दिए गए हैं, हमें बताना है किसमें किसका पाचन या किस हार्मोन का रिलीज सिक्रेशन किस ग्रंथि से होता है। तो यहाँ पर जो पहला है लीवर दिया हुआ है। लीवर जो होता है ये आपको पता होगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में जाएगा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में जाएगा ए। और फिर जो यहाँ पर स्टमक दिया गया है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन यही से आरंभ होता है। बी वाला पहले में जाएगा। एक दिन मेरा दिमाग दूसरी तरफ कहीं था तो मैं मिस्टेक उसमें कर दी थी, बोली थी प्रोटीन का पाचन जो माउथ से स्टार्ट होता है, तो वो गलत था। जो प्रोटीन का पाचन होता है वो
स्टमक से स्टार्ट होता है उसको सही कर लीजिएगा। स्टमक से स्टार्ट होता है क्योंकि जो लार होता है, माउथ में जो लार होता है उसमें ऐसे कोई हार्मोन ही नहीं पाता मतलब पाया जाता जिससे प्रोटीन को ये तोड़ सके। तो सेकेंड बी वाला ये स्टमक से स्टार्ट होता है, इसका जो डाइजेशन है। ऑप्शन वो फिर फर्स्ट में जाएगा बी वाला। फिर है सी, जो पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर होता है, इससे क्या स्राव होता है, पित्तरस। बाइल जो जूस होता है गाल ब्लैडर से आता है, ये सी का सेकंड में जाएगा। और जो अग्न्याशय है मतलब कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से क्या होता है, क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त होता है। तो डाइजेस्टिव जो जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डी का थर्ड में जाएगा। अब देखते हैं ए का चौथा बी का पहला, ये ऑप्शन बस सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का चौथा बी का पहला, देखते हैं किसी और में तो नहीं है ये, हाँ ए का चौथा बी का पहला ये इसमें जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। तो सेल के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि सत्य है। तो पहला है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, क्या ऑल सेल आर राउंड इन शेप। तो फिर देखते नहीं, सत्य नहीं है ये। फिर किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये कथन सत्य है। सेल ऑफ ए टिश्यू, अगर एक टिश्यू का कोई सेल है तो क्या हो जाएगा, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ऑप्शन बस सेकंड वाला सही हो जाएगा। किसी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं किसी एक ऊतक की, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर हमें बताना है कि करेक्टली मैच कर रहा है रिप्रोडक्शन से, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो ईस्ट में कैसे होता है और पोटैटो में कैसे होगा, एल्गे में कैसे होगा, ये जो फंगी है इसमें कैसे होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ईस्ट जो होता है इसमें बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है। पोटैटो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आएगा, बी वाले में पहला जाएगा। इसके बाद ये जो शैवाल है इसमें होता है, शैवाल में आएगा फ्रेगमेंटेशन होता है। और जो फंगी है इसमें स्पोर बनता है। तो ये किस में हो गया, ए का चौथा फिर बी का पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक है जो ओजोन परत की अपेक्षा के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो यहाँ पर संचारी जो रोग होते हैं जो एक लोगों से दूसरे लोगों में फैल जाते हैं, वो कौन सा सेट है इसमें। एनीमिया ये नहीं फैलता, एनीमिया जहाँ जहाँ है काट दीजिए, ये है कट गया सारा, एनीमिया यहाँ भी कट गया क्योंकि एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अगर एक इंसान को खून की कमी है तो दूसरे को नहीं हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइफाइड है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, पोलियो है, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पर ये हम कर चुके हैं पेडागोजी वाले क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है। यक्स एक रसायन है, यक्स एक केमिकल है, प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, इट इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन, और जो कि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट नेसेसरी भी है। फिर है व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, लेकिन जब वही एक्स हार्मोन जो है जो कि भोजन की पाचन के लिए आवश्यक था, जब वो ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, यह अपाचन जैसी प्रक्रियाएं मतलब कि डाइजेशन की जगह पे इनडाइजेशन कर देता है। फिर है वाई इज केमिकल, फिर वाई आता है दूसरा रसायन जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। मतलब कि यक्स एक केमिकल है जो कि स्टमक के द्वारा रिलीज़ होता है, लेकिन जब ये प्रॉपर जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट में रिलीज़ होता है तो ये डाइजेशन का काम करता है। लेकिन जैसे ही ये सीक्रेट होने लगता है ज़्यादा, इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये डाइजेशन की जगह पे इनडाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फिर वाई रसायन आता है जो कि इसके उपचार के लिए, इनडाइजेशन का मतलब क्या है, गैस का बन जाना, वही हो जाएगा अपच वगैरह का बन जाना। अब हमें क्या चाहिए, फिर एंटी एसिड का चाहिए। अब एंटी एसिड के रूप में हम अभी जस्ट पढ़े थे, एक रिपीटेड क्वेश्चन भी मान सकते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही कहलाएगा क्योंकि एंटी एसिड ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, आएगा वही एंटी एसिड जो कि वाई होगा। तो देखते हैं यक्स क्या है, स्टमक के द्वारा क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो यक्स तो डेफिनेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। फिर देखते हैं वाई क्या होगा, वाई होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा क्योंकि जो एंटी एसिड होता है ये पता होना चाहिए कौन कौन सा है ये। एक तो एमजी हम पढ़े थे ना अभी, एमजी को एच का होल्ट वाइज एक ये है, एक है AL
OH का होल थ्राइस ये है, और एक है खाने वाला सोडा NaSCO3, जो कि इसमें से कहीं कोई दिया नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही। यहाँ पर जो Y दिया सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 होता है, ना कि NaSCO3, ये खाने वाला सोडा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पर। किस प्रोसेस में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड, किस प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज नहीं होता? तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड है इसको सेकने में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता, इसमें ईस्ट वगैरह डाला जाता है, या खाने वाला सोडा भी डालते हैं ज़्यादा फूले ताकि। तो ये हो जाएगा बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें बैक्टीरिया नहीं यूज़ होता, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दही बनने में लैक्टोबैसिलस, गन्ने की किड़वन में हम जाने ही थे कि बैक्टीरिया यूज़ होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया, हम पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, राइजोबियम बैक्टीरिया ऑप्शन में था, तो मैं बताई थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, तो हमें बताना है इनमें से और में से अलग कौन सा है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो होता है वनोन्मूलन, का मतलब है वन का काटना, वन का काटना ये होता है। और यहाँ पर दिया गया है मरुस्थलीकरण, मतलब कि डेजर्टिफिकेशन, ये भी मरुस्थलीकरण मतलब जो हरे भरे स्थानों को उनको मरुस्थल बना देना। इरोजन का मतलब होता है अपरदन, कट जाना, जैसे मिट्टी वगैरह का कटना। तो फिर है कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन जो है ये अलग है। सब में प्रकृति का क्या हो रहा है? इन तीनों में प्रकृति का नाश हो रहा है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें कंजर्वेशन की बात हो रही है, जस्ट अपोजिट है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नहीं करेक्ट है। डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल तो हर हाल में इन्वॉल्व होंगे ही। तो क्या डाइजेशन में केमिकल नहीं इन्वॉल्व होता? अभी जस्ट हम पढ़े थे HCl जो कि स्टमक रिलीज करता है, तो HCl एक केमिकल ही तो है। तो केमिकल प्रोसेस साथ में ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार ये प्रोसेस हुआ तो हुआ। लेकिन वही जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो कंटेंट होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बस चेंज होता है, साथ में उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ये होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो डाइजेशन इज ए, यहाँ पर नॉट करेक्ट बताना है तो ये तो करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस इसका फार्मूला होता है, एक तो पानी चाहिए, दूसरा CO2 चाहिए, और ये लाइट में, सनलाइट में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 एंड O2 बनाता है। तो इसमें केमिकल जो हैं वो अच्छे से इन्वॉल्व हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस भी केमिकल प्रोसेस ही है। साथ में जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, ये भी केमिकल है। क्यों? श्वसन में भी तो फार्मूला होता है ना, C6H12O6। हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये CO2 निकल जाता है और H2O भी निकलता है। तो ये हो जाएगा, ये भी केमिकल चेंज है। फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि फिटकरी पानी है, इसमें हम कर दिए लिक्विड बन गया। क्रिस्टल वो होता है जिसमें हम प्योर सॉलिड फॉर्म में प्राप्त करते हैं किसी चीज़ को, प्योर सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि फिटकरी के लिक्विड से फिटकरी को प्योर सॉलिड फॉर्म में अलग कर लेना, वो होता है क्रिस्टल। क्योंकि बोला जाता है ना कि ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, मतलब कि बहुत प्योर वाला जो फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ये रासायनिक प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित होता है? असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। कणों के साइज इसमें मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, किस में सबसे बड़े कण रहेंगे और किस में सबसे छोटे। तो आपको पता होगा जो चट्टान है इसमें 100% सबसे बड़ा होगा ये चट्टान, तो इसके कण बड़े होंगे। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये जो क्लेई सॉल्ट है, फिर है सिल्ट, फिर है सैंड, फिर ग्रेवल, फिर रॉक। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्योंकि जो क्लेई होता है, ये जो मिट्टी होती है इनमें बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन आर्टिकल्स होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू, जो फिश है इनमें जो गिल्स है इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, क्योंकि रेस्पिरेशन इनमें इसी के द्वारा होता है, ये सांस को लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑब्जॉर्व डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उनको फिश जो है गिल्स के द्वारा ऑब्जर्व करती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो हमें बताना है कि यदि कोई संयोजक मतलब कि जुड़ने वाला तार नहीं है विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए, तो किसका उपयोग किया जा सकता है यहाँ पर?
तो मेटल्स या फिर किसका उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ब्लेड। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एक ब्लेड का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यही मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वही चीज़ तो हम उसको जोड़ने के लिए, उसको पूरा करने के लिए परिपथ को वही चीज़ तो लाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो लकड़ी की छड़ में तो होगा नहीं, रबड़ में नहीं होता, कागज़ की पट्टिका में नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन ब्लेड में ही होगा, क्योंकि मेटल एल्यूमिनियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। फिर क्या हुआ, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। ये हुआ प्लेन मिरर हुआ, और ये हुई मंजुला, और दर्पण से उसकी दूरी अभी तक तो 5 मीटर थी। फिर है वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, 1 मीटर चली, यहाँ तक मान लीजिए आ गई 1 मीटर। अब 4 मीटर बचा दर्पण के बीच में दूरी। अब उसकी और दर्पण में उसके बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, इससे कोई वस्तु है जो कि 4 मीटर पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है, एक फ्लावर रखा हुआ है मान लीजिए, तो ये इसका जो प्रतिबिंब है ये 4 मीटर पर रखी हुई है ना, तो 4 मीटर इधर बनेगी। ये नहीं है कि ये 3 है तो ये 3, इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस पर जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अब कितना मीटर हुआ ये, अब ये 4 मीटर हुआ, ये 4 मीटर बचा है। अब इसका जो इमेज बनेगा वो भी 4 मीटर पर ही बनेगा। तो 4 मीटर ये हुआ। मंजुला अब तो खड़ी हुई है यहाँ पर, तो मंजुला दर्पण में उसके बने प्रतिबिंब और मंजुला के बीच में दूरी तो 8 मीटर हो जाएगी। 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, टोटल है 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, यदि कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, मतलब कोई लोलक है जो कि 30 सेकंड में 30 दोलन करता है। फिर है दिया गया कथन कौन सा सही है, तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इसमें से सही है। देखते हैं यहाँ पर इसका आवर्तकाल। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि आवर्तकाल हमें निकालना है, आवृत्ति निकालनी है। तो टाइम पीरियड, आवर्तकाल को हम देखते हैं, इसका जो आवर्तकाल है इसको पहले हम देखते हैं। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक दोलन में लगा समय। जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन में लगा समय। टाइम टेकन इन वन ऑफ ऑसिलेशन, लगा समय, यही होता है आपका आवर्तकाल। इसी की डेफिनेशन से इसको हल करने की कोशिश करिए। एक ऑसिलेशन में, और यहाँ कितना कर रहा है, 30 दोलन में। तो 30 दोलन में, 30 ऑसिलेशन में कितना लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। तो एक का हमें निकालना है किसका, क्योंकि इसका डेफिनेशन है ये एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, 30 को इधर भेज दीजिए, 3 में अपान 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 का मतलब क्या होता है, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 0.1। तो जो टाइम पीरियड निकलेगा वो होगा 0.1। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि किसी और में 0.1 नहीं दिया गया है। साथ में हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसके डेफिनेशन पर आइए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में, इसका उल्टा होता है आवर्तकाल का, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 3 सेकंड में दिया गया है, तो क्या हो रहा है, 3 सेकंड में 30 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में निकालना है, बस उल्टा करेंगे आवर्तकाल का, 1 सेकंड में 30/3, तो ये 10 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है, 10 हर्ट्ज। और फ्रिक्वेंसी का मात्रक आपको पता ही है, हर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है, गलत कथन को बताइए। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इसी को बताना है। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि नहीं, घर्षण में कमी करने के लिए, क्योंकि जो बॉल बेयरिंग होता है इसको फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, वृद्धि करने के लिए नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि मशीन जो है वो सॉफ्टली तरीके से चले। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर, कौन सा कथन सत्य है। तो 71 में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित, हाँ ये जो रिप्लेस करने वाली चीज़ें होती हैं इसमें सबसे पहले आप क्रम जानिए। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये Al है, एल्यूमिनियम है, फिर जिंक आता है, फिर Pb आता है। कोई इसके लिए ट्रिक आप बैठ के बना लीजिए जिससे आप नाम याद कर लीजिए। फेरस है, फिर हाइड्रोजन है, इसके बाद कॉपर है, Ag फिर आता है, फिर Au आता है, फिर Pt आता है। तो मतलब इसमें जो जो मैं एलिमेंट बताई हूँ, अगर इस एलिमेंट को बोला जाएगा कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो हाँ कर देगा, यस कर देगा तब, क्योंकि ये इससे ऊपर है। अगर लेकिन बोला जाए कि ये वाला जो है ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला इससे नीचे है, मतलब कि कम एक्टिव है। तो जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो रिप्लेस कर लेगा, जो नहीं ज़्यादा एक्टिव होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो रिप्लेस कर पाएगा वहीं जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगा। वो गलती से मिट गया है, आपसे वीडियो रोक के उसको याद कर लीजिएगा ज़रूर। तो आयरन जिंक क्या में लिखी थी यहाँ पर,
सोडियम था, फिर कैल्शियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर एल्युमिनियम था, इसके बाद जिंक था, फिर लेड था, फिर क्या था, फेरस, हाँ फिर फेरस था, फिर हाइड्रोजन था, फिर कॉपर था, फिर एजी था, फिर एयू था, इसके बाद पीटी था, प्लेटिनम था। तो इसमें हम अब देखते हैं, क्वेश्चन को लगाने के लिए ज़रूरी था। आयरन जो है जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर पाएगा। तो आयरन, यहाँ पर आयरन कहाँ है, फेरस है, ये क्या इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, ये तो इसके बाद में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर पाएगा। जिंक कॉपर को क्या विस्थापित कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही, ये सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को कॉपर आयरन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा एक्टिव है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से CuSO4 से, आप देखे होंगे रिएक्शन भी ZnSO4 बना लेता है, और ये जो Cu है ये बाहर निकल जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली बी यहाँ पर पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए द्रव का नहीं, ये इसका जो रेंज होता है वही बहुत कम होता है, तो उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस उस पर पैरामीटर ही नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका जो रेंज होता है वो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में याद रखिएगा। और फ़ारेनहाइट में होता है 94 से 108 फ़ारेनहाइट, जहाँ तक बुखार संभव होता है, फीवर चढ़ना। तो 94 से 108 और 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, इतना ही डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का रेंज इतना होता है, तो क्या इतना होता है, ये गलत है कमरे के मापने के लिए, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर होता है जनरली वो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना नहीं होता। फिर है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका परिसर ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उसमें प्रयोग वगैरह करना होता है, किसी चीज़ को उबालना भी होता है, तो इसका जो रेंज होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उबलने तक का। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, सही है। इसका 35 से कितना था, 42 था, और इसका होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, गलत कथन को पहचानिए। उसमें मान किसे कहते हैं, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले डेफिनेशन जानिए। कोई जो फ्यूल होता है, किसी फ्यूल के कंप्लीटली बर्न होने पर जितनी ऊष्मा निकलती है वही होता है ऊष्मीय मान। तो किसके जलने पर ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, यही हमें बताना है, गलत कथन बताना है जिसके लिए गलत बताया गया हो। पहला है केरोसिन का जो ऊष्मीय मान होगा कोयले से अधिक होगा, तो केरोसिन सही है, कोयले से अधिक होगा। फिर है कोयले का जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो लकड़ी से अधिक होगी, ये भी सही है। बायोगैस का LPG से अधिक होगा, ये भी सही है। फिर है गलत कथन को, ये गलत है, क्योंकि LPG जो है इसका सबसे ज़्यादा लगभग होता है, आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो अगर बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू है जिस लाइट की, वो होता है ब्लू कलर फ्लेम, और आप LPG सिलेंडर का देखे होंगे ब्लू कलर फ्लेम्स के साथ जलती है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कि गलत है। CNG का ज़्यादा होता है डीजल से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 है, यदि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट किस चाल से चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कुल कितनी दूरी तय की, तो हमें बताना है कि कुल कितनी दूरी तय की इसने। तो 60 मिनट में कितना चल रही है ये, 60 मिनट में यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे हम, 60 मिनट में 50 किलोमीटर है ना। तो ये किससे मिलके बना है, 12 × 5 कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें 12 मिनट का निकालना है। 12 मिनट में कितनी, 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है, तो 12 मिनट में कितनी चलेगी, तो हम इसको तोड़ लेते हैं, इधर 50 ही रह जाएगा, 12 मिनट का 5 इधर भेज दीजिए, 12 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर चल चुकी है 12 मिनट से, तो 10 किलोमीटर 12 मिनट से चल चुकी है, हम ये निकाल चुके हैं। 12 कितना चली है, 12 मिनट में ये 10 किलोमीटर चल चुकी है। फिर है 18 मिनट 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, 18 मिनट मतलब कि 40 किलो, 60 मिनट में कितना चल रही है, 40, अब 18 हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए, इधर 18 कर लेंगे गुड़े, इधर भी गुड़े 18 करिए, नहीं इधर मत करिए, इधर इसको भेज दीजिए इधर, तो ये 40/60 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हटाइए अभी, तो
तो ये एक हो जाएगा। अब 18 का मान तो 18 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 इज इक्वल टू 40/60 इंटू 18 हो जाएगा। ये काट लीजिए, ये 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 12 किलोमीटर। मतलब 12 किलोमीटर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कि 12 मिनट में इसने चला है 10 किलोमीटर और इस 18 मिनट में इसने चला है 12 किलोमीटर। टोटल कितनी दूरी चल दी है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। 12, 10, 22 यही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये जो दिया है किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में इतना चली है, तो 12 मिनट में कितना चलेगी, 18 मिनट में जोड़ लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 है। गलत कथन को पहचानिए, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो गति होती है वो आवर्ती होती है, सही है। पीरियोडिक मोशन अर्थ का होता है, ये तो पता ही है। और लाइट का रेक्टिलिनियर रेखिक होता है, ये भी सही है। और दिया है सितार के तारकर्षित तार्किक दोलन गति से, तो यहाँ पर ये भी सही है। फिर ऑल पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन, तो ये गलत है। क्या जो ये होता है पेंडुलम होता है, ऐसे लटका होता है, ये इधर भी जाता है इधर भी जाता है, तो क्या सर्कुलर है? सर्कुलर तो ऐसे से जाता तब ना होता, ये तो ऐसे ऐसे जाता है, ये जबकि पीरियोडिक होता है लेकिन सर्कुलर नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी पीरियोडिक मोशन ये सर्कुलर नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पर कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो जो प्लेन मिरर होता है इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है। पहला है प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सही है। इमेज इज इरेक्ट, इसमें सीधा बनता है। साथ में इसमें जो होता है लेटरी इन्वर्टेड भी बनता है कभी कभी। फिर है साइज जो इमेज का होता है, अगर इतना बड़ा इधर है तो इतना बड़ा भी इधर भी होगा, सेम साइज बनता है। तो ये वास्तविक नहीं बनता। ये ए वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड सही हो जाएगा। ये वास्तविक नहीं आभासी होता है। ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। हालांकि इसको हम कर चुके हैं लेकिन अब कर ही देते हैं। तो इसकी प्रकृति नेचर ऑफ साइंस में बोली थी कि ये अंतर विषयक होता है, एक विषय में कई विषय पढ़ाए जाते हैं, हमेशा टेंटेटिव होता है, ये भी सही है। संदेहवाद को बढ़ाता है, स्केप्टिसिज्म जो है इसको बढ़ाता है। और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर कि ये सही नहीं है। इसमें केवल फैक्ट ही नहीं होते, बहुत कुछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। तो बताना है करेक्ट मैचिंग सेट इसमें से कौन सा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये पढ़ ही चुके हैं, ऑप्शंस को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्टिलेग होता है, मसल्स हैं, रिबकेज है, बोनस है, बोन्स हैं, बोनस पढ़ रही हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर है अस्थियाँ क्या है, पसली पिंजर क्या होते हैं। ये जो रिब केज होता है तो आपको पता होगा कि ये फ्रंट वाला जो हमारा चेस्ट वाला बोन होता है ये, और जो बैक वाला बोन होता है ये दोनों को कनेक्ट करता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट चेस्ट बोन एंड बैक बोन, तो ये तो डी वाले में थर्ड वाला जाएगा। ये तो निश्चित है कि डी में तीसरा जाएगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन होने वाला है। अब हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये किस में होता है, मसल्स में होता है, तो ये हो जाएगा इसमें, ए वाले में सेकंड आ जाएगा। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केल्टन, तो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्केल्टन को फॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ, बोन्स हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्केल्टन कार्टिलेग होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये देखिएगा, रोक के समझ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है। विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स, तो ये मास्टर ग्रंथि का काम हो सकता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मास्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सारे ग्रंथि को, पहली बात तो ये है कि जितने ग्लैंड्स होते हैं सबको ये रेगुलेट करता है, सबके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। दूसरी बात ये है कि एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन इसी के द्वारा रिलीज होते हैं। अग्न्याशय क्या करता है, अग्न्याशय जो है पैनक्रियाज जिसे बोला जाता है, ये इंसुलिन स्रावित करता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कान के पास हमारे सिर में होता है, छोटे छोटे दोनों तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या सभी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। आपने ब्रोमीन का नाम सुना होगा कि जो कि क्या है, नहीं ब्रोमीन नहीं, ये जो आपने पारा का नाम सुना होगा कि पारा धातु वो जो है कि रूम टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड होता है, ठोस नहीं होता। तो ये जो लेड पारा धातु है ये इसको गलत करता है।
नेक्स्ट है ऑल मेटल आर हार्ड, क्या सारे मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं? तो आप सुने होंगे कि चाकू से कटने वाले मेटल कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम है, लिथियम है, तो ये भी गलत हुआ। जो नॉन मेटल हैं हार गैसेस, क्या सभी नॉन मेटल गैसेस होते हैं? तो ब्रोमीन का नाम अभी जिसको मैं बता रही थी, ब्रोमीन यहाँ आएगा। फिर है ब्रोमीन है ये। फिर है ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो इनका नॉन डक्टाइल का मतलब ये है कि इनको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है सभी नॉन मेटल्स को। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तार होते हैं, जो डक्टाइल होता है वो मेटल होता है, जो लसर होता है, शोभा होता है, वो भी मेटल्स में ही होता है, ये नॉन मेटल में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वाई कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर। वाई इज मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई? तो वाई क्या हो सकता है जो कि मानव निर्मित रेशा है और नेचुरल सोर्स के द्वारा भी, मतलब मानव निर्मित भी बोला जा सकता है, नेचुरल सोर्सेस के द्वारा भी मिलता है। तो ऐसा हो सकता है रेयान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रेयान है। एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक भी मैन मेड है। नायलॉन जो है ये भी मैन मेड है, साथ में केमिकल से बनता है। जूट क्या होता है? जूट जो है ये जूट के पेड़ से मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पटसन जो होता है जूट का पेड़, पटसन को ही जूट बोला जाता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है, स्टेट दिया गया है, इग्निशन टेम्परेचर दिया गया है, तो हमें बताना है कौन सा परफेक्ट होगा डेली लाइफ में यूज़ के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में कौन सा इसमें से यूज़फुल होगा। तो इसमें देखते हैं, हाई, पहली बात तो हाई नहीं होना चाहिए, ना ही कैलोरीफिक वैल्यू ना ही इग्निशन टेम्परेचर, ये दोनों मॉडरेट होने चाहिए। किसमें है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साथ में गैसियस फॉर्म में, तभी तो हमारा एलपीजी जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली 3 इसमें सही है, थर्ड वाला ऑप्शन, ये वाला सही है, थर्ड वाला, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है कि स्पीसीज जो कि रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, विशिष्ट रूप से जो पाए जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? तो ये एंडेमिक कहलाते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष क्षेत्र ही तो कहलाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, मेटल जो यक्स है वो धातु वाई को उसके लवड विलयंस से विस्थापित कर देती है, अभी पिछले वाले पेपर में भी पढ़े थे हम। परंतु जेड को यक्स क्या करती है? वाई को विस्थापित कर देती है, परंतु जेड को नहीं कर पाती, मतलब कि जेड इससे ऊपर होगा। फिर है इसमें सबसे ज़्यादा, आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है? जेड वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा आप भी पेपर में अगर आए तो। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं, कोई बिंब है, प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, मतलब कि जो कम्प्लीटली है वो क्या हो रहा है? कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्या इमेज बनेगा? इमेज नहीं बनेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज? क्योंकि इमेज तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर इमेज कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टोटल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को कौन से बल की ज़्यादा ज़रूरत होगी? तो सरकाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर सही कथन की पहचान कीजिए। तो कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा, तो ये सही कथन नहीं है। फिर है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति करता है, ये भी नहीं है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। हमेशा मैं पढ़ाई हूँ कि जो साउंड होता है कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लेकिन वहीं जो लाइट होता है, लाइट की वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, और लेकिन जो साउंड है ये ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन सही था इसमें। नीचे दिए गया कौन सा समस्या ऐसे ध्रुव को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं डिस्टिल वाटर वगैरह किस में है, तो थर्ड ऑप्शन में ही मिल रहा है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर थर्ड हम लगा देंगे। शैम्पू है, वनस्पति तेल है, डिस्टिल वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वनस्पति तेल में आयंस नहीं होंगे, ये फूड प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? तो कौन सा ऐसा होगा जो कि केमिकल चेंज होगा? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पानी उबालना, क्या पानी उबालने में कोई केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है? कांच तोड़ने में नहीं, लोहे जंग लगने में तो होता है, लेकिन इन दोनों में नहीं हो रहा है। फिर है लवण में जल घुलना, भोजन का पाचन, कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना, ये फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं, कंटेंट तो वही रहेगा। भोजन पकाना,
पानी उबालना, जन में चीनी घोलना, इसमें भी नहीं। लोहे को जंग लगना, या फिर 2O3 आपको पता ही है कि नमी और एयर से मिलके ये फेरस ऑक्साइड बना लेता है। फिर है कागज़ का जलना, इसमें भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। भोजन का पाचन के लिए HCl चाहिए। जंग लगने के लिए या फिर 2O3 हो जाता है, ये ऑक्सीजन लगता है इसमें। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कागज़ का बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जाती है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले उसने 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, होम टू मार्केट, लेकिन उसने 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से, तो हम टोटल टाइम जोड़ लेते हैं। पहले 10 मिनट उसने कहाँ की 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। फिर है उसने उसकी मित्र निखत के मिल जाती है और वहाँ रुककर 15 मिनट बातचीत करती है, 15 मिनट बातचीत करती है। और फिर उसके पश्चात उसने 8 किलोमीटर की चाल से अपनी यात्रा आरंभ की। अब ये बताइए यहाँ पर जो वो 10 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर पर चाल से 10 मिनट चली थी, तो कितनी चली होगी पहले ये निकालिए। तो 12 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितनी चली होगी। 10 × 6 करिए, 12 हो जाएगा। 10 रहने दीजिए इधर, 6 उधर ले जाइए, 2, मतलब कि 2 किलोमीटर इसने केवल चला था। अब 2 किलोमीटर बाकी था जो कि इसने 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली। अब 2 किलोमीटर को देखते हैं हम, इसमें कितना टाइम लगा होगा। तो 8 किलोमीटर पर आवर मतलब का क्या है कि 8 किलोमीटर ये 60 मिनट में चल रही है, 60 मिनट में, है ना। 8 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर कितने में चली होगी, तो 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 इधर कर देंगे, ये 60 हो जाएगा। अब 2 रहने दीजिए इधर, 4 इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 हो जाएगा। मतलब कि 15 मिनट यहाँ भी चली है। तो 10 मिनट 15 मिनट रुकी, 15 मिनट यहाँ चली 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 10 मिनट वहाँ चली। टोटल समय कितना हो गया, 15 दूना 30, 10 40। टोटल जो टाइम आया वो 40 आया। T इज इक्वल टू 40 हम निकाल लिए हैं। औसत चाल, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम होता है ना। टाइम हमें 40 मिल गया, डिस्टेंस कितना था, टोटल 4 था, तो 4 अपान में कितना हो जाएगा, 1 मिनट। 4 किलोमीटर दूर है, पहले तो 4 किलोमीटर ही दूर था, तो ये हो जाएगा 40 अपान में कितना हो जाएगा, 40 नहीं होगा, हमें ये देखेंगे हम। किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है। फिर मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर 40 कितना निकला था टोटल टाइम। हाँ, ये जो टाइम हम निकाले हैं मिनट में निकाले हैं, क्योंकि हम क्या किए थे, 60 में कन्वर्ट कर दिए थे, 60 मिनट में पर आवर दिया था ना, 60 मिनट में कन्वर्ट किए थे। तो हम चलिए देखते हैं, डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। ये डिस्टेंस कितना था, 4 था, अपान में टाइम कितना निकला था, 15 15 30 प्लस 40, हाँ 40 था। ये मिनट था। अब मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, क्योंकि यहाँ पर घंटे में आंसर देना है। तो 4 अपान में 40 अपान में 60, 60 से भाग दे दीजिए, ये चला जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा, अपान में 40, ये कट जाएगा 0 से 0, 4 से 4, तो 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ना समझ में आए वीडियो रिपीट करके फिर से समझिएगा, रोक रोक के समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। अगर साल्ट और वाटर का कोई मिक्सचर है, इसको सेपरेट करना है, तो कौन सा इसमें से हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसका भी आंसर ये विवादित तरीके से था, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे थे जो कि हेल्पफुल थे, तो यहाँ पर नहीं था, बताना था। तो और यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया नहीं था कि 1 2 3 तीनों, तो ये विवादित क्वेश्चन था, सबको कॉमन मार्क्स मिला था, क्योंकि इस डिकंटेशन है ये भी यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन भी यूज़ होता है, बॉइलिंग ये डिस्टिलेशन भी यूज़ होता है, तो कई ऑप्शन इसमें सही थे। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर। नीचे दिए गए प्रकाश के गुणधर्म के बारे में छाया मतलब इमेज अगर बनना है, तो कौन सा इसमें से परिघटना सही होगा। तो रेक्टिलिनियर पहली बात तो इमेज बनने के लिए होना चाहिए लाइट स्पीड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है इसमें, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो एस तो सही है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है या रेक्टिलिनियर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। उच्च चाल से गमन करता है, ये हम कह नहीं सकते, गलत है ये। प्रकाश 7 वर्डों में, ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है, ए एंड डी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कि प्रकाश अपारदर्शी, अगर अपारदर्शी कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या लाइट पास करेगा, नहीं, क्योंकि अपारदर्शी जिसमें से पास ना कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहचानिए। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग।
बलुआ मृदा में महीन कण का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, तो गलत है। बलुआ मृदा में चिकनी मृदा में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात ज़्यादा होता है और मृदा की अपेक्षा सबसे ज़्यादा इसी में होता है, क्ले सॉइल में। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, विटामिन यक्स की कमी के कारण मसूड़ों से खून बहना, जम से ब्लीडिंग होना, ये स्कर्वी होता है। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। तो यक्स की कौन सी विटामिन होगा? ये विटामिन सी होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन विटामिन सी। और ये विटामिन सी जो होता है वो आयरन के अब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है और नींबू वंश में मिलता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साइट्रस फूड होता है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, 61 है यहाँ पर, 2023 का पेपर है ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा है जो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो आमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक मतलब स्टमक के द्वारा ही रिलीज होता है, HCl। फिर है और जो कि भोजन के डाइजेशन में या उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की ज़रूरत होती है, इसलिए तो ये एसिड रिलीज होता है। तो एक्सप्लेनेशन भी है, सही भी है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके लिए इन्वॉल्व होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से नाइट्रोजन फॉर्म में ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते। फिर इस नाइट्रोजन जो फिक्सेशन के द्वारा क्या किया जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि ये पेड़ पौधे इसको ऑब्जर्व कर पाएँ, जीवित जो प्राणी हैं। तो यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या फिर नाइट्राइट फॉर्म में, यानी 2- यहाँ पर होता है। और डिकम्पोजर के द्वारा भी ये होता है। तो ये सही देखते हैं क्या है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग होने लायक बना देता है नाइट्रोजन को। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी? तो किस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लीस्ट होगी, तो वो ना ही कंप्रेस्ड रहे और ना ही क्या रहे, पुल्ड आउट रहे, तो केवल ग्राउंड पर ऐसे ही पड़ा रहे, तो उसमें लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखते हैं यहाँ पर, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया हो और ना ही खींचा गया हो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। जो कि ऐसे ही पड़ा हो ग्राउंड पर, उसमें लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। किसमें कोल्ड ब्लड पाया जाता है? तो छिपकली तोता जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, इनमें गर्म खून पाया जाता है। तो यहाँ पर तोता कट गया, कबूतर भी कट गया, तो इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्प है, मेढक है, काकरोच है, क्योंकि यहाँ पर वेल जो है इसका भी क्या आता है, मनुष्य जो है और जो पक्षी होते हैं ये दोनों गर्म खून में आते हैं, हॉट ब्लडेड में, वार्म ब्लड में। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों का युग्म समान भौतिक राशि को मापने के लिए होता है? तो सबसे पहले जानिए, जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक दिया गया है, ये जो कि ये बल का मात्रक है, बल का। और एक दिया गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मात्रक है आपका एनर्जी का। किसका मात्रक है? एनर्जी का भी हम बोल सकते हैं, वर्क का भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर जो है ये तो बल का मात्रक है, न्यूटन मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें चेंज है, क्योंकि न्यूटन मीटर और किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है, और जो न्यूटन मीटर है ये एनर्जी का मात्रक है, ये एनर्जी है, ये फोर्स है, तो अलग अलग हुआ। सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये क्या है, और साथ में वाट जो सेकंड दिया गया है, जो वाट सेकंड है ये भी एनर्जी का है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वाट सेकंड एनर्जी का होता है और ये फोर्स हो गया, इसलिए ये कट गया। सेकंड ऑप्शन सही है। जूल पर सेकंड भी नहीं होगा, ये पावर का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन को, अनुच्छेद को पढ़िए और उस शब्द का चयन कीजिए जो कि सही स्थान, रिक्त स्थानों को भरे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ। पहला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके ड्यूरिंग, स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर फ्यूज टू फॉर्म ए। जब ये फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे को तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाता है। तो डब्लू तो हो जाएगा जाइगोट। फिर है यहाँ जेड आ जाएगा।
फिर है विच डिवाइडेड रिपीटेडली, जो कि डिवाइड हो जाता है, टू गिव्स राइज टू ए बॉल ऑफ सेल एंड सेल बिगिन टू डेवलप, और सेल क्या हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर है इन टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन में, टिश्यूज में। फिर है दैट दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड, जब डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाएगा, वो एम्ब्रॉय कहलाता है, तो ये यहाँ पर ई हो जाएगा। गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, और किसकी वॉल में जाके चिपक जाता है, ये यूट्रस के। द स्टेज ऑफ यक्स का मतलब है एम्ब्रॉय, इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, जब सारे बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो सारे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो ये कहलाता है फीटस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लास्ट में यफ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जेड से शुरुआत और यफ से खत्म है, इसी में है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सा संभव नहीं है, तो जो एक्टिविटी बताई थी उसी बेस पर इसको लगाने की कोशिश करिए। तो थर्ड वाला जो जिंक है वो कैल्शियम को नहीं कर पाएगा, बाकी सारे रिप्लेस कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन, तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहला दिया गया है विराम अवस्था में किसी पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय का ग्राफ मतलब ये डिस्टेंस वाई एक्सिस को दिखाया जाएगा, ये टाइम दिखाया जाएगा, और विराम अवस्था में मतलब कि समय तो निकला जा रहा है लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल क्या है, ये डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ी नहीं है, मतलब कि चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ये पैरेलल चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ, तो यहाँ पे बताना है कि जो एक समान त्वरण है क्या है, सीधी रेखाएं हैं, तो कौन सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये इसमें क्या बन रहा था, ग्राफ ऐसे बन रहा था ना, सीधी रेखा पूछा गया है, तो स्ट्रेट लाइन इसमें बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ए वाला होगा यहाँ पर। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी होता है, मतलब कि वेग और समय ग्राफ v यहाँ पर दर्शाएंगे, t यहाँ पर दर्शाएंगे। तो एक समान है मतलब कि जितना ही v बढ़ रहा है उतना ही t भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, b वाला भी होगा। अब सी नेक्स्ट देखते हैं, एक समान त्वरण के साथ गतिमान दूरी समय ग्राफ, ए है बी है, तो एक समान दूरी समय दिया गया है, वेग समय नहीं, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर विराम अवस्था में, विराम अवस्था बोला गया है पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, बॉडी एट रेस्ट है, मतलब कि क्या हो गया, बॉडी रेस्ट का मतलब ये है कि चेंज तो मतलब कि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, 4 द्रव दिए गए हैं ए बी सी डी, जिनके जो डेंसिटी हैं, घनत्व है, वो ये इस प्रकार है, यहाँ पर दिख के आपको तैरने की बात हो रही है, किसी वस्तु को तैरने के लिए, ये मान लीजिए तालाब हुआ, इसमें कोई वस्तु है, ये तालाब हुआ, इसमें कोई वस्तु है, अब ये जो वस्तु है ये इसका मान लीजिए डेंसिटी है d1 और ये जो तालाब है इसकी डेंसिटी है d, तो इसको तैरने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि जो d1 है डेंसिटी, तालाब का डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, d1 इज़ लेस दैन d होना चाहिए, ये जो तालाब की डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जब तक ये ज़्यादा रहेगी या फिर इक्वल रहेगी तभी तक ये वस्तु इसमें तैर पाएगा, जैसे ही इसकी डेंसिटी लो होना शुरू हुई तुरंत ये वस्तु डूबना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि d1 जो वस्तु तैर रहा है उसकी डेंसिटी और जिसमें तैर रहा है उसकी डेंसिटी से कम होना चाहिए। चलिए अब इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर ये जो कथन है कौन सा हमें पूछा गया है, सही कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ, जो द्रव सी में तैर सकता है, सी में तैर सकता है मतलब कि 924 से उसका जो डेंसिटी होगा वो कम ही होगा, तो फिर वो ए में, ए क्या है, ये है, तैर भी सकता है और नहीं भी, बिल्कुल सही है, तो ए में वो तैर भी सकता है और नहीं भी, मतलब कि 785, तो अगर ये 924 से कम होना चाहिए, अगर ये 785 से कम आ गया तो ये इसमें भी तैरेगा इसमें भी तैरेगा, लेकिन ये 785 से ऊपर हो गया, तैर सकता भी है नहीं भी तैर सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में तैरता है वह बी में भी तैरेगा, तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है, मतलब ए में तैर रहा है और बी में तैर सकता है नहीं, मतलब कि इसकी डेंसिटी हर हाल में ज़्यादा होगी, तो ये गलत है। फिर है
जो बी में तैरता है वह निश्चित रूप से ए में तैरेगा। निश्चित रूप की वजह से गलत हुआ, क्योंकि ए में तैर रहा है वो निश्चित रूप से बी में जो तैर रहा है ये निश्चित रूप से ए में तैरेगा, गलत है। ज़रूरी नहीं हो सकता उसका जो 785 से ज़्यादा हो, लेकिन 820 से कम होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा एलिमिनेट करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दी हूँ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर। सजेशन दिया गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सेप्शन है एक, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। तो क्या होगा, विद्युत धारा एक सदिश राशि है जो बोला गया है ये गलत है, जबकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ये सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक दिशा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हायर रेंज से लोअर रेंज की तरफ फ्लो होता है, आपको पता ही होगा। तो एक दिशा इसमें होती है, साथ में परिमाण तो होता ही है, चाहे क्वांटिटी सदिश हो या अदिश हो। तो एक्सेप्शन है, इसलिए क्वेश्चन भी बना है कि एक सदिश राशि तो है, सदिश राशि है नहीं है, गलत है ये गलत है, अदिश राशि है, लेकिन इसके साथ इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसको बताना है, मिला सही विकल्प का चयन करना है कि डीएनए का किसमें अपना खुद का डीएनए होता है, और ऑर्गेन्स बताना है कंटेन देयर ओन डीएनए, जो अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है। तो देखते हैं यहाँ पर, जो प्लास्टिड्स होता है ये करता है, हाँ ये करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, ये भी करता है, लेकिन जो ये जो रिक्तिका है ये नहीं करता, वोकल जिसे बोला जाता है ये नहीं करता। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए बी सी करता है, वैक्यूल्स जो है ये नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, ये सारे करते हैं, लेकिन जो ये वैक्यूल है ये नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कथन जीवित जीवों के कोशिकाओं के बारे में सही है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो देखते हैं, सभी जो सूक्ष्म यहाँ पर दिया गया, ऑल माइक्रोस्कोपिक कैन नॉट बी सीन विद ए नेक्ड आई। तो सबसे बड़ा जो सेल होता है यहाँ पर सबसे बड़ा जो सेल होता है वो क्या होता है, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। ऑल सेल हैव सेल वाल, तो क्या ऑल है, सभी के पास जो होते हैं जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होता है। तो गलत है, सेल वाल नहीं होता है सबके पास, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो प्रोकैरियोटिक है कोशिका है इसके पास सेल वाल नहीं होता है। फिर है, सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसके पास ना ही न्यूक्लियर होता है और ना ही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, केंद्रकीय झिल्ली तो नहीं होगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो होता है। सेल वाल, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों नहीं होता है, क्योंकि सेल इसमें जो केंद्रक को पाया ही नहीं जाता। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता प्रोकैरियोटिक की वजह से, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसलिए सभी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल है सेल मेम्ब्रेन होगा ही। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ओनली डी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पर मिलाना है कि डिकम्पोजर का यहाँ पर टाइम मतलब कितना लगेगा डिकम्पोज होने में। ये जो दिए गए हैं, जो प्लास्टिक बॉटल है इसको सबसे ज़्यादा लगेगा सेवरल ईयर्स, ए वाला 5 में जाएगा। किस में है, दो ऑप्शंस में है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। फिर है इस जो सिल्क स्कार्फ है ये क्या होगा, कॉटन होगा, और यहाँ पर जो पेपर है और बनाना पील है, इन दोनों में आपको मैच करना है कि किस में कम टाइम लगेगा और किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो है प्लास्टिक का बॉटल इसमें चला गया, और सिल्क स्कार्फ ये इसमें भी ज़्यादा समय लगता है, लगभग 4 साल का समय इसमें लग जाएगा। और जो कॉटन का शर्ट होता है ये जल्द ही डिकम्पोज हो जाता है, तो इसमें हम लगा देंगे 2 से 5 महीने। और जो बनाना पील है इसको लग जाएगा 1 to 2 वीक। बनाना पील को ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा। और जो पेपर्स होते हैं ये 10 से 30 दिन, लगभग 1 महीने लग जाता है। आप मिलान कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन शायद सही आ रहा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का कोई पंख छोड़ा जाता है, एक समान वेग से गिर रहा है। काम करने वाला नेट, यहाँ पर एक समान वेग होगा तो नेट 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, X3 कोई आयन है X, और 3 पॉजिटिव का मतलब अगर किसी पर है तो मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं, कहीं दे दिए हैं।
तो परमाणु क्रमांक कितना था? 27 था। पहले 27 था, उसने 3 दे दिया तो कितना बचा? 24 बचा। फिर है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन थे। फिर है परमाणु और द्रव्यमान, अच्छा 27 था द्रव्यमान, ये देखिए परमाणु क्रमांक 13 था, 3 दे दिया 10 बचा। फिर प्राप्त हुआ X3 में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कितने थे? इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो 13 थे, 13 थे। और साथ में न्यूट्रॉन जो था 13 - 27 करिए, 13 - 27 करिए, पहले 14 था। इतना था इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटॉन था और ये न्यूट्रॉन था, इतना पहले था। लेकिन जब उसने 3 दे दिए, 3 क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है और जो आपका न्यूट्रॉन है ये सेम रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसने, मतलब कि 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना रहेगा? प्रोटॉन 13 रहेगा। यहाँ पर क्रम का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 14 हो जाएगा। 13 10 14, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। 13 है, 10 है, 14 है, 4th ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उस समुच्चय की पहचान कीजिए, उस सेट्स को पहचानना है जिसमें द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है, जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो चलिए देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं। सरसों वगैरह होते हैं, सरसों है, मटर है, तो पिटूनिया है, गुलाब है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 है। ये भी विवादित क्वेश्चन था, इसमें 2 ऑप्शन सही थे। दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी जो मृदा होती है वो क्या होती है? वो सुविवातित होती है ज़्यादा, मतलब कि उसमें एयर की मात्रा होती है। तो ए भी सही था, बी भी सही था, ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं गया था कि 1 और 2 दोनों, तो इसलिए ये विवादित क्वेश्चन था, कॉमन मार्क सबको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पर कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर, मतलब कि ये माचिस है, इसका जो साइड में जिस पर रब करते हैं इस पोर्शन पर लगा होता है, तो फास्फोरस का चूर्ण, फास्फोरस लगा होता है, साथ में शीशा लगा होता है। तो व्हाइट फास्फोरस एंड ग्लास पाउडर, ऑप्शन नंबर कौन सा? व्हाइट फास्फोरस नहीं लगता, ये रेड फास्फोरस लगता होगा, रेड रेड कलर में कुछ दिखता भी होगा आपको। तो ग्लास का पाउडर लगा होता है, रेड फास्फोरस लगा होता है, लाल फास्फोरस, तो ये हो जाएगा। क्योंकि जो श्वेत फास्फोरस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आपको पता है, फास्फोरस को वाटर में रख करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पर ए और बी हार्मोन तब स्रावित होते हैं जब उन्हें सी आदेश देता है, और जो आदेश देने का काम करता है वो मास्टर करता है, तो मास्टर ग्रंथि हो जाएगा। ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ए बी सी हो सकते हैं और मास्टर ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। इसी से आंसर आपका निकल जाता। 79 का सेकंड वाला सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क जो ग्रंथियाँ हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से वर्क करते हैं, इनके कहने पर। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर सूचीबद्ध जो कैमरे होते हैं द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, कौन सा कथन इस तथ्य की व्याख्या करता है? तो इससे जो इमेज बनता है वो रियल होता है। और कौन सा इसका एक्सप्लेनेशन करता है? तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पर मुक्तोत्तर प्रश्नों की पहचान कीजिए, ओपन एंडेड हालांकि कर चुके हैं, लेकिन आंसर जान लीजिए इसका। तो कौन सा ऐसा होगा, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? बिल्कुल, इसमें बच्चे ओपन होके सबका आंसर अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है। 2024 का पेपर स्टार्ट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? यहाँ पर दिया गया है जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो क्या ये इन्हांस करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को? तो नहीं, ये तो नहीं करते। फर्टिलाइजर वैसे भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते। फिर है फर्टिलाइजर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, तो ये है नहीं। ह्यूमस जो होता है वो फर्टिलाइजर नहीं करते, बल्कि जो प्राकृतिक खाद वगैरह बनता है घर की पत्तियों से, गोबर से, उनसे मिलता है ये ह्यूमस, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। फिर है फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबेसिस इन सॉइल, तो ये भी नहीं होगा। फिर है फर्टिलाइजर आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड कंपेयर टू मैन्योर, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो खाद होते हैं उनके अपेक्षा जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, उनकी मात्रा, उनमें पोषकों की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है, फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू खाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
64 है, क्योंकि 2024 का पेपर है तो लगातार नहीं है इसमें, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके ढूंढ रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हीं बोला जाता है जो कि कम मात्रा में लगते हों, तो उन्हें माइक्रो बोला जाता है। तो कौन सबसे कम मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक है, जो लोहा है, मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जिंक, लोहा, मैग्नीज ये सबसे कम चाहिए। और ज़्यादा क्या क्या चाहिए ये जान लीजिए। ज़्यादा जो चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, और साथ में फास्फोरस, पोटेशियम और फास्फोरस भी चाहिए। ये सारे ज़्यादा चाहिए, ये कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आपको दिख ही रहा होगा कि रिपीटेड हुआ है, क्योंकि रोज़ डायरेक्ट हम यही ऑप्शन भी पढ़े थे। रोज़ था, ईस्ट था, फन था, एस्पायर वगैरह थे। थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन रिपीटेड है ऑलमोस्ट ये। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा किसके साथ मिलान होगा। तो जो रोज़ होता है ये आपको पता ही होगा कि किसके द्वारा होता है। ये वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होता है, मतलब जिसकी डालियाँ लगाई जाती हैं, तो वो होता है ए का 5 में। ए का 5 में जाएगा। ए का 5 किस में है, 2 ऑप्शंस में है, तो ये दोनों तो कट ही चुके हैं। फिर है ईस्ट। जो ईस्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें बडिंग होता है, तो बी वाला पहले में जाएगा। और जो फर्न होता है इसमें क्या होता है, फर्न में होता है आपका स्पोर बनता है, फर्न में स्पोर। और स्पायरोगायरा जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का 5वां, बी का पहला। ए का 5वां, बी का पहला। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ए का 5वां ये वाला सही है। वीडियो रोकिएगा, आपका काम है ये, और ध्यान से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है। चलिए देखते हैं, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, कोई भी लगा लेते हैं। हिंदी वाला ही लगा लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चयन कीजिए। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। जो साउंड है वाइब्रेशन के द्वारा उत्पन्न होती है, आपको पता ही है। फिर है अलग अलग कंपन के भाग भी होते हैं। यक्ष में जो ध्वनि होती है तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो तारों के द्वारा किसमें जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है स्ट्रेच करके, तो ये होता है आपका गिटार में स्ट्रेच के द्वारा। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके जिसमें होता है वो होता है गिटार में। गिटार से शुरू होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु में तानित झिल्ली होती है, जो कि तबला है, और जो कंपन करती है। और जेड में उत्पन्न होने वाली ध्वनि का कंपन भाग वायु स्तंभ होता है, सहनाई होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी, इंग्लिश वाला रोकी हो, देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है कि कहा जा सकता है कि बीज में प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुँचाया। तो जो बीज प्रकीर्णन होता है सीड डिस्पर्सल बोला जाता है। मतलब कि पहले जानते हैं कई एक प्लेस होता है जिसमें ढेर सारी बीजें जो होती हैं वो डाल दी जाती हैं। जब ये छोटे छोटे पौधों के रूप में निकल आते हैं तो इनको यहाँ से उखाड़ के अलग अलग दूर दूर लगा दिया जाता है। तो इससे क्या लाभ पहुँचेगा, तो पहली बात तो ये जो इनका होता नहीं है कि जल है, खनिज है, इन सबको पाने का जो वो होता है वो दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें लाभ होते हैं, सिवाय जो नहीं होते हमें वो ढूंढना है। तो ये टालने का जो इनको चाहिए होता है, जैसे कंपटीशन नहीं रह जाएगा इससे, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए। अगर एक ही जगह पे सारे पेड़ हो जाएंगे तो इनको ज़्यादा चाहिए होगा। फिर है नए आवास में अपनी पकड़ बनाने के लिए, ये तो चाहिए। नई उन्नत किस्म, इससे उन्नत किस्म भी चेंज होगी। अति संकुलता, जो क्राउडिंग है क्या वो होगा, क्राउडिंग का मतलब भीड़ हो जाना, तो क्या पेड़ों का यहाँ पर भीड़ हो जाएगा, नहीं, हम दूर दूर हटा रहे हैं तो ये तो नहीं होगा ना। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो क्या जो रात्रि होता है इसमें जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, तो ये तो सही है, ये सही है। पूर्व से पश्चिम होता है। पूर्व से पश्चिम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तारे होते हैं वो अर्थ के रोटेशन के जस्ट अपोजिट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं ये जो तारे होते हैं, तारे। और जबकि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट अपना रोटेशन करती है, उल्टा करते हैं ये। जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व करती है और ये पूर्व से पश्चिम करते हैं, उल्टा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पूर्व से पश्चिम, जबकि अर्थ है पश्चिम से पूर्व जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट ही दे दिया। तो सेकंड ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर कि ए बाल इज थ्रोन अप इन द एयर। कोई बाल है जो कि ऊपर हवा में फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई, अधिकतम ऊंचाई तक गई, फिर वहां से वापस रिटर्न लौट आई। फिर क्या है, अब हमें बताना है कि गेंद की ऊपर मुखी मतलब ऊपर जाने में और अधोमुखी का मतलब नीचे आने के समय कौन सी राशियाँ होंगी जो कि समान होंगी, जो कि चेंज नहीं होंगी। तो इसमें दो राशियाँ होंगी जो कि समान होंगी, एक तो गुरुत्व का बल फोर्स ऑफ ग्रेविटी समान होगा, दूसरा एक्सीलरेशन समान होगा। ये दोनों समान होंगे। ये विवादित क्वेश्चन था, दोनों सही थे इसलिए कॉमन मार्क मिला था सबको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है कि जो सही विकल्प को पढ़िए। रेयान एक सिंथेटिक फाइबर है। हम ऐसा कुछ पढ़े थे ना कि अभी रेयान के बारे में, तो ये क्या है ये सही है, ये सिंथेटिक फाइबर है। रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो यही तो हम जस्ट स्टेटमेंट ही पढ़े थे कि ऐसा उल्टा बस थोड़ा सा दिया गया था। देखिए कैसे रिपीट करता है कितनी चालाकी से। उसमें दिया गया था कि यह एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया जाता है। एक सिंथेटिक है मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड है, लेकिन इसका जो सोर्सेज होता है वो प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पर जबकि दे दिया कि बिना किसी कच्चे माल के प्रयोग किया जाता है, जबकि गलत है। प्राकृतिक माल इसमें लगता है, मैन मेड भले ही है, प्राकृतिक माल इसमें लगता है। एक्सेप्शन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए पूछा भी गया था। तो ये सही है, ये गलत है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर कोई चालाकी से पढ़े तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। S1 सही है, S2 गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको शक हो रहा हो ना कि रिपीटेड कैसे पढ़ना है या कैसे क्या, तो उस क्वेश्चन को जरूर पीछे जाके वीडियो में जरूर ढूंढ के देखिएगा एक बार, अगर ना याद आ रहा हो कि किस तरीके से एग्जाम ने कितने चालाकी से रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर। अम्ल वर्षा जो एसिड रेन है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है? तो SO2 होता है या NO3 होता है? देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो ये वाला हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड या NO3 और SO2। तो ये D एंड E, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड D एंड E। रोक की वीडियो देखिएगा ना समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 है यहाँ पर कि यक्स और वाई जो है वो गाढ़े काले रंग की द्रव है। तो फिर देखते हैं क्या होंगे, जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का, कोल तार होगा सड़क को पक्का करने के लिए। फिर है यक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, बिटुमेन है, तथा वाई कोयले से, तो कोल तार कोयले से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक्स वाई कौन सा हो सकता है? तो कोल तार कोयले से बनता है, बिटुमेन इससे बनता है पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो पहला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण फूल जाती है। परासरण वो होता है जिसमें जो हायर रीजन होता है वहाँ से लोअर रीजन की तरफ जाने लगता है। ऑस्मोसिस इसे बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर जो सॉल्वेंट न्यूक्लियस होते हैं, जो सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल होता है, सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरफ मूव करेगा आपको पता है? अगर एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, अगर सॉल्यूट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो इसकी तरफ मूव करेंगे, अगर सॉल्वेंट में है तो उसकी तरफ मूव करेंगे, जब तक कि इक्वल ना हो जाए ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, हायर कंसनट्रेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं जब तक कि इक्वल ना हो जाए। वही होता है परासरण की प्रक्रिया, ऑस्मोसिस। और इसके कारण ही, क्योंकि किशमिश जो होती है सूखी हुई तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, तो जो ये इक्वल ये फूल जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाते हैं सल्यूट के। तो ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो जो पादप कोशिकाएं होते हैं क्या इनमें परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश वाला भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही होगा क्योंकि इसमें परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में, और ये हो गया ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण जो ड्राइड रेजिन्स होता है ये क्या होता है, फूल जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 80 है ये। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़े थे, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरे नमी चाहिए। तो देखते हैं, इट इन्वॉल्व भी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो होता ही है, केमिकल चेंज भी होता है, आयरन एंड ऑक्सीजन का होता है। तो ये वाला तो सही है। एक्सोथर्मिक होता है, क्या इसमें जो हीट होता है वो प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक होता है।
ये भी हो जाएगा। फिर इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर भी मतलब हो सकता है। फिर ये भी सही है, रिवर्सिबल होता है। तो मैं क्या बोली थी, जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। तो ए बी सी तीनों सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय पहचानिए जो कि बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिनमें, उनको पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉग है, स्टार फिश है एंड फ्रॉग है, फिश है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के सही के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, एक पिंड का रैखिक संवेग p है तथा उसका जो द्रव्यमान है वो m है। गतिज ऊर्जा क्या होगा, p²/2m, सबको रटा होगा ये कि p²/2m होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको पता है गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। और जो संवेग होता है, पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, ये जो संवेग होता है ये क्या होता है, ये p इज इक्वल टू होता है mv। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम mv की जगह पे रख लेंगे। तो फिर काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ m से गुणा कर दीजिए, क्योंकि m² v² हमें बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी है ये इंटू m करिए, इधर कर लीजिए हाफ। m से यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा, m², और ये हो जाएगा v²। तो mv², ये हम इसको रख लेंगे p² के जगह पे। तो ये m यहाँ भेजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पे तो हम p² कर लिए, p² अपान में ये 2 तो था ही, और m इसको यहाँ भेज दिए 2m। तो ये ऐसे होता है p²/2m। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। जिसको ना समझ में आ रहा हो, ये मोमेंटम ऑफ p, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मोमेंटम और मास का ये अपान में हो जाता है रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है, यहाँ 83 है। निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। तो सामान्यतः अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करते, जो नॉन मेटल्स होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या ये सही है कि जो ये नहीं करते, तो सही है। जो अधातु होते हैं वो जल के साथ क्रिया नहीं करते। फिर है जैसे कि हमारे अधातु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सारे कहाँ करते हैं। फिर है अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अम्लों के साथ भी नहीं करते। तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि जो अधातु नॉन मेटल्स होते हैं वो इनएक्टिव ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कथन ही सही है। ना ही जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अधातु, और ना ही वाटर के साथ, ना ही वाटर के साथ करते हैं और ना ही एसिड के साथ करते हैं, क्योंकि अधातु जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर कि कोई जो है 36 है, ए बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम, फिर क्या है, इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इस सही। तो इस पे बताना है कि कौन सा इस पे फोर्स वर्क करेगा। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहला है ऑप्शन है, अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का बल लगेगा। तो क्या उस पर 5 न्यूटन का बल लगेगा। फिर संतुलित बलों का एक युग्म उस पर वर्क करेगा, तो जो बैलेंस फोर्स है वही उस पर वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्योंकि इसमें लाइंग वैसे पड़ा हुआ है, उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो बैलेंस फोर्स ही उस पर वर्क करेगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। तो देख लीजिए, जो मिनिमम का फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसे डाट डाट चलता रहता है जहाँ तक दिया रहे। और जो मैक्सिमम होता है वो होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज़ में, और ये होता है पैरेलल क्रम में, और ये सीरीज़ वाला मैक्सिमम होता है। ये होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ऐसे डायरेक्टली जुड़ता है। r3 मैक्सिमम निकालना हो तो इसको लगाएंगे, और मिनिमम निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखते हैं अब यहाँ पर क्या पूछा गया है। ऑब्टेन्ड बाई कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 1/3m। तो डिफरेंस पूछा गया है कि 1/3 ओम अगर जो रेजिस्टेंस है इसको लगाया जाए तो डिफरेंस क्या होगा मिनिमम का मैक्सिमम का। तो पहले हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 बार हो गया। 3 इसका एलसीएम लेंगे तो 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 ये तीनों 3 हो जाएगा, 3/3 मतलब कि जो आर मैक्सिमम आया है
वो कितना आ गया, वो आ गया 1, कट गया ये। अब देखिए आर मिनिमम निकाल लेते हैं। अब आर जो मिनिमम है उसका फार्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। और यहाँ पर दिया गया है कि 3 है, 3 है, तो 3 तक हम लिखेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/1/3 प्लस 1/1/3। ये 3 आपको पता है ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/1/3। अब ये 3 जो नीचे 3 बार जब बटे में है तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सब, तो हो जाएगा 3 + 3 + 3 और नीचे 1 सिर्फ बचेगा। तो ये 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/r इज इक्वल टू 9/1। तो r यहाँ से निकलेगा तो उल्टा हो जाएगा दोनों, तो r इज इक्वल टू 1/9 निकलेगा। अब बैक करती हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो वीडियो को रोकिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको मिटाना नहीं चाह रही हूँ मैं। तो आर मैक्सिमम निकल गया। अब आर मिनिमम को देखते हैं। आर मिनिमम भी निकल गया। आर मिनिमम कितना निकला, 1/9 निकला, क्योंकि 1/r इज इक्वल टू 9 आया था, तो उल्टा करेंगे 1/9 हो जाएगा। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम घटाते हैं, दोनों को घटा लीजिए। 1 - 1/9, इसको घटाएंगे तो 9 एक 9, 9 में से एक जाएगा 8/9। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 8/9 जो ओम है यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मिलान करना हमें। कंसिडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए है, कॉलम बी है। यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स तो न्यूटन में चला जाएगा, फिर बल का मात्रक न्यूटन ही है ना। तो यूनिट ऑफ वर्क है, वर्क हो जाएगा जूल। फिर सिंबल ऑफ आयरन ये फेरस में चला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसमें चला जाएगा। सिंबल ऑफ सिल्वर एजी में चला जाएगा। सिंबल ऑफ बैटरी, अब देखिए जो कैलोरी है ये बच जा रहा है, मतलब कि दोनों में क्या है, दोनों में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शंस को देखते हैं क्या सही है। देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अनइक्वल है, क्योंकि कैलोरी इसमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो जीवाणु के द्वारा होता है। तो जो जीवाणु के द्वारा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सिट्रस जो टैंकर है, बी, केवल बी ऑप्शन नंबर, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सिट्रस टैंकर दिया गया है यहाँ पर ये केवल होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। फिर है मतलब कि पेरिस्कोप हो जाएगा, कोनों के इर्द गिर्द, कानों नहीं दिया तभी तो मुझे अजीब ही लग रहा था। कोनों के इर्द गिर्द मतलब कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। फिर है वाई के सिद्धांत यक्ष और वाई क्रम से है, वाई के सिद्धांत पर शायद ये आधारित है। हाँ, यक्ष एक यंत्र है जो कि कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के ये थ्योरी पर बेस्ड है। यक्ष वाई रेस्पेक्टिवली क्या होंगे, तो ये परावर्तन रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। पेरिस्कोप ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच करना है यहाँ पर, चलिए देखते हैं मैचिंग क्या होगी यहाँ पर। तो जो स्लेक्ड लाइम है या फिर टेबल साल्ट है, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि दिखे सब कुछ। तो है ये स्लेक्ड लाइम, मतलब कि स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो जो बुझा हुआ जो चूना होता है उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला जाएगा 4 में, फोर्थ वाले में। टेबल साल्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये बी का फिफ्थ हो जाएगा। लाइम स्टोन वो होता है जिसका मतलब कि चूना पत्थर से बोला जाता है, ये जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। CO3 में पत्थर एक प्रकार से होता है। कास्टिक सोडा होता है आपका, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें चला जाएगा। सोडियम क्लोराइड ये वाला जो टेबल साल्ट था ये सोडियम क्लोराइड में जाएगा, NaCl में, ना कि NaOH में। तो जो NaOH में नहीं जाएगा, तो ये वाला जाएगा। एक मिनट फिर से मिटा देती हूँ, सारा कंफ्यूज हो रहा है। स्लेक्ड जो लाइम है वो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ए वाला यहाँ पर चौथे में चला गया। टेबल जो साल्ट है वो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, मतलब कि बी वाला 6वें में जाएगा। फिर है लाइम स्टोन, ये जाएगा आपका तीसरे में, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा आपको पता ही होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है, तो ये जाएगा 5वें में, डी का 5th में जाएगा।
क्विक लाइम, जो ये लाइम होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि ई वाला पहले में जाएगा। और जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaSCO3। और जो ये क्विक लाइम है इसका फार्मूला होता है CO, बुझा हुआ सोना का होता है COH का होल ट्वाइस, ऐसे करके होता है ना। तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें जाएगा, देख लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, ए का 5वां ये वाला। नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं यहाँ पर। वो मैं भूल के हेलो एवरीवन, मुझे लगा कि स्टार्ट कर रही हूँ, मैं PDF चेंज कर रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। रीड द गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि ये 2024 का जो जुलाई में हुआ है पेपर, ये वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेपर आपका चल रहा है, इसके पहले हम 2018 से 2024 तक का टोटल कर चुके हैं, लास्ट चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट जो है ये हमें चुनना है और हमें ऑप्शंस को बताना है। द फिलामेंट ऑफ एन, यहाँ पर इनकैंडेंस जो बल्ब होता है मेड ऑफ किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो जो फिलामेंट होता है किसी तंतु का, तो वो किसका बना होता है, क्या टंगस्टन का बना होता है। तो ये तो सही है, टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। फिर है टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये बोला जा रहा है कि लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो बल्ब होता है उसमें, बल्ब के लिए क्या होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर ताकि इंक्रीज हो तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो जल्दी ही मेल्ट ना हो, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई बनाते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो हाई दिया गया है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उल्टा ही बता दी मैं। टंगस्टन का जो क्या, टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, पहले टंगस्टन की खासियत जानिए। जो टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो हाई होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन जो इसका प्रतिरोध होता है ये भी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर जो गलत है, यहाँ पर जो लो रेजिस्टेंस दिया गया है इसकी वजह से गलत है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी हाई होता है टंगस्टन का, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा है वो भी हाई होता है। दोनों का दोनों हाई होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि ये जल्दी पिघलेना इसका जो तंतु है। और रेजिस्टेंस हाई का मतलब ये है कि जब बल्ब जलता है तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ताकि बल्ब जो है फटे ना, हीट को ऑब्जर्व ना करे, रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस का काम करता है हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड वाला, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पर, कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये जो है कि हाँ, अच्छा ऑब्जर्वेशन हमें बताना क्या इसमें से ऑब्जर्वेशन है। इफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O एंड इन्फरेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I, हालांकि मैं इसको पेडागोजी में करवा चुकी हूँ। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़, आंसर जान लीजिए इसका। तो ये है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या है, ये एक अनुमान है, ऑब्जर्वेशन है, ये अवलोकन है। तो ये तो होगा आपका वो वाला, ये जो है इन्फरेंस है, ये मान लिया जाता है ऐसे ही, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन वो होता है जहाँ हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा रहा हो, हमारे आंखों के सामने दिख रहा हो। तो ये तो हो गया आपका इन्फरेंस। और एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग ये भी हम ऐसे ही मान लेते हैं, तो ये इन्फरेंस ये भी हो जाएगा, ये भी इन्फरेंस हो जाएगा। सी वाला है यहाँ पर कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें आंखों के सामने दिखता है CO2 के कारण, लाइम जो वाटर होता है वो मिल्की होते हुए। तो ये सी वाला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हम ऐसे मान लेते हैं, हमें कोई दिखता नहीं है, तो इन्फरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑब्जर्वेशन है, बाकी सारे इन्फरेंस है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो जो ताप का चालन होता है इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क में होना चाहिए। तो क्या ऊष्मा जो प्रवाह होता है उसलिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में जब टच में रहेंगे तभी तो हाई, जिसमें ऊष्मा होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा फ्लो होता है, आपको पता ही है। तो सही है, गैसों में चालन नहीं होता। तो क्या कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है, एक परमाणु क्रमांक है 13, जिसका 13 है, बी का परमाणु क्रमांक है 17,
तो ए का 13 है, बी का है 17। फिर है ए बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसका पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ये क्या हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्ष में कितना हो इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुआ बाहरी कक्ष में। तो ए का है, ए पर कितना आएगा, ए का जो वैलेंसी होगा वो 3 आ जाएगा। और जो बी है इसमें क्या होगा, 2 8 10 होगा और 7 17, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके पास देखिए कम इलेक्ट्रॉन है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, जब कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होता तभी। यहाँ पर 7 है, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो बी का वैलेंसी 1 होगा, ए का 3 होगा, तो हो जाएगा। और हम लिखते कैसे हैं, ए बी है जैसे, तो ए का इधर लिखते हैं, बी का इधर, तो ए बी 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी 3। इसी तरीके से हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पर पुरुष के 2 शुक्राणु 2 अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा होते हैं, ट्विंस आर फॉर्म। जब क्या होता है, स्पर्म ऑफ ए मैन फ्यूज 2 एग्स ऑफ ए वीमेन। तो हमें बताना है क्या होता है ये है फैटर्नल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, भातृ है। तो जो होंगे बच्चे जुड़वा वो क्या होंगे, भातृ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण कौन सा नहीं होता। तो जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसके कारण क्या इसमें से नहीं होता है। तो देखते हैं, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन होता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रोफिकेशन भी होता है, नाइट्रोजन भी मिलता है इससे, बायो जैव आवर्धन भी होता है। तो यहाँ पर नहीं होता मृदा अपर्दन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सॉइल जो इरोजन है ये नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पर एक कार में ओडोमीटर मापता है। तो एक कार है, इसमें ओडोमीटर जो है वो क्यों लगा होता है, ये क्या मापता है। तो ये डिस्टेंस मापता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो ओडोमीटर लगा होता है उसके द्वारा दूरी नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण के बारे में बात की जाती है उसके बारे में इसमें क्या सही है, क्या उससे बेनिफिट होते हैं। तो पहला है, इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, के जो धरती के नीचे का पानी है उसको बचाता है, सही है, ये ग्राउंड वाटर को कंजर्व करता है। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, तो जो बाढ़ आता है स्थानीय उसको भी कम करता है। तो बरसात के पानी अगर कहीं हम इकट्ठा कर लेंगे तो कम करेगा ही, ये भी सही है। फिर है, इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो क्या ये ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गलत है, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप, तो ये सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है। तो ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से बताना है। आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है इसी की बेस पे बताना है। वर्चुअल इरेक्ट जो इमेज होता है, साथ में सेम एज ऑब्जेक्ट, जब सेम एज ऑब्जेक्ट दिया जाए साथ में वर्चुअल और इरेक्ट दिया जाए तो ये बनता है प्लेन मिरर के द्वारा। ये प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा। रियल इन्वर्टेड, एक दिन मैं आपको बताई थी कि जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर, इससे आप याद कर लीजिए रियल इन्वर्टेड। और जो कॉन्वेक्स होता है, हर जगह तो नहीं लागू होगा लेकिन ज़्यादातर जगह ये लागू होगा। इतना जगह जरूर लागू हो जाएगा जहाँ आप आंसर आसानी से इजीली दे पाएँ, आपके क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा ये। वे याद कर लीजिए, कॉनकेव मतलब री और कॉन्वेक्स मतलब वे, वर्चुअल, इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड मिल गया तो हम मान लेंगे कॉनकेव है ये, सी कॉनकेव है, बी मतलब बी वाले पे कॉनकेव आ जाएगा। रियल इन्वर्टेड फिर मिल गया तो यहाँ पे भी कॉनकेव आ जाएगा। देखिए कहीं जल्दी फेल नहीं होता है ये कॉनकेव, यहाँ पर भी वर्चुअल और इरेक्ट वे आ गया मतलब कि कॉन्वेक्स। तो याद कर लीजिएगा कॉनकेव री वे बस याद करिए, कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स ऑर्डर में याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं री आ गया मतलब कि कॉनकेव ये और ये भी कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और सेम एज ऑब्जेक्ट तो ये प्लेन मिरर हो जाएगा, साथ में वर्चुअल और इरेक्ट, सेकंड ऑप्शन सही है। एग्जाम पास में है, याद कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा होगा। टर्मरिक जो होता है नो चेंज करता है, कौन सा ऐसा है जो कि टर्मरिक के हल्दी में तो नहीं चेंज दिखाएगा, जो एसिड है वो नो चेंज दिखाता है। साथ में जो बेस है वो क्या दिखाएगा, बेस क्या दिखाएगा। जब टर्मरिक एसिड में टर्मरिक मिलाया जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में वही टर्मरिक मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेडिश ब्राउन।
तो रेडिश ब्राउन किस में है, 2 ऑप्शंस में है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। फिर है चाइना रोज जो होता है ये डार्क पिंक कर देता है एसिड को, और लेकिन जो बेस होता है इसको क्या करेगा, इसको पिंक करेगा। तो ये पिंक नहीं, इसको ग्रीन करेगा, ग्रीन होगा, ये ग्रीन होगा, ठीक है, इसको ग्रीन करेगा, एसिड को पिंक करता है, वो भी डार्क पिंक। जो फिनोल्फ्लिन होता है ये क्या करता है, फिनोल्फ्लिन जो होता है वो एसिड को ऑरेंज कर, ऑरेंज नहीं कलरलेस, COLOUR से कलरलेस कर देता है। और जो ये बेस है इसको पिंक करता है। और जो मेथिल ऑरेंज है ये क्या करता है, ये ऑरेंज कर देता है, इसको ऑरेंज कर देता है। तो ये और बाकी पिंक। तो यहाँ पर देखिए नो चेंज हुआ, ए वाले की जगह पे क्या आ गया, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन होगा पहले, फिर ग्रीन होगा, फिर कलरलेस, फिर ऑरेंज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फिनोल्फ्लिन होता है वो एसिड को क्या करता है, जो फिनोल्फ्लिन होता है एसिड को कलरलेस करता है और बेस को करता है पिंक। और जो मेथिल ऑरेंज होता है वो क्या करता है, वो एसिड को ऑरेंज कर देता है, एसिड को ऑरेंज करता है। देखिए यहाँ पर मैं बताई भी थी एसिड को ऑरेंज करता है, ये देखिए यहीं से ट्रिक भी बताई थी कि जैसे ORANGE है दोनों ना, एसिड को ऑरेंज करेगा, ऐसे करके ट्रिक बताई थी, दोनों में स्पेलिंग में मैच हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, रोक की वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों तक 3 छेद किए गए हैं। ये बॉटल है, कहीं पर यहाँ किया गया, कहीं पर नीचे, कहीं पर बीच में। बोतल को पानी से भरा गया। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। निम्नतम जो छेद होगा पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। तो क्या जो नीचे वाला होगा होल जिस बॉटल में, उसमें पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, सही है। नीचे है तो ज़्यादा इस पर फोर्स पड़ रहा है, तो ये सही है। निम्नतम जो छेद है, जो जिसमें छोटा छेद है। फिर है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, तो ये तो नहीं होगा। सभी छेदों से समान, ये गलत है। फिर निम्नतम छेद से पानी अधिक दूरी पर, हाँ एक तो ये ज़्यादा आएगा भी, दूसरी अधिक मतलब कि अधिकतम प्रेशर के साथ भी आएगा। जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो दूरी अपने आप ज़्यादा होगी, तो ये भी सही है। डी वाला भी सही है, यहाँ पर डी वाला सही है, ए वाला AD सही है निकला अभी तक। उच्चतम छेद से पानी अधिक दूर नहीं, निम्नतम छेद से गिरेगा जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। सभी छेदों से गलत है, ये समान तो होगा नहीं, जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा उसी में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो A एंड D ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है कि जो फ्लेम होता है कलर वो किस पर डिपेंड करता है, तो हमें बताना है। ये करता है उसकी प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, इस पर भी करता है। साथ में ऑक्सीजन कितना सप्लाई हो रहा है, इस पर भी करता है। टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है इस पर नहीं करता है। A एंड B यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है कि जो सिनेमा हॉल होता है, संगीत समारोह को ऐसे हॉल देखे होंगे जिनकी जो छत, जिनमें मतलब साउंड वाला काम होना होता है, उनकी जो छतें होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, वो जनरली कर्व शेप में बनाई जाती हैं। तो ये तो सही है, बनाई जाती हैं, सही हम देखे हैं। फिर है एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो अगर एक कर्व शेप सरफेस से कोई ध्वनि टकराती है, तो मान लीजिए ऐसे कर्व सरफेस से टकराएगी तो सभी दिशाओं में जाएगी। इसी वजह से ऐसा बनाया होता है, क्योंकि वहाँ पर साउंड के काम हो रहे होते हैं, साउंड वाला ही ज़्यादा वहाँ पर वर्क हो रहा था। तो दोनों सही है, इसी वजह से इसको कर्व शेप में बनाया भी जाता है, ताकि वो जो साउंड हो चारों दिशाओं में फैल जाए। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 83 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड ऑन अर्थ। मतलब कि जो अर्थ पर विंड का फॉर्मेशन होता है और उस जनरेशन होता है और फ्लो होता है अर्थ पर, उसका रीज़न क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो जो पृथ्वी पर तापन होता है अनियमित, क्या वो रीज़न होता है। तो जो यहाँ पर तापन होता है वो तो रीज़न टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, ये रीज़न होता ही होता है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ ओशन। क्या जो समुद्र है उनके तापन से, तो ये जो विंड का जनरेशन होता है, फ्लो होता है, इनमें जो मेन रोल होता है, एक तो अर्थ का होता है, इसके तापन का, टेम्परेचर का, हीटिंग का मतलब, और दूसरा जो होता है समुद्र, इसका होता है। तो इन्हीं दोनों का रोल होता है। A एंड B ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस है, इसका कोई रोल नहीं, गुरुत्वाकर्षण का कोई रोल नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। यही दोनों होता है, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि
थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, जबकि गलत है। श्वसन दर बल्कि जलीय जो प्राणी होते हैं उनकी धीमी नहीं होती, तेज होती है, और जल्दी जल्दी और वो सांस लेते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तभी तो बाहर निकालने पर फिश को तुरंत मर जाती है वो। तो फिर है, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन की मात्रा, उच्च मात्रा है, जलीय प्राणियों के श्वसन दर को प्रभावित करती है। अगर तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। बोथ ही एंड आर फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं यहाँ पर कि क्या जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि जिसमें हीट क्या हो, लगे मतलब कि ऑब्जर्व हो। तो क्या प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रोसेस है? तो हाँ, सूर्य का प्रकाश तभी तो चाहिए होता है, तो ये तो सही है। फिर है, श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो क्या जो रेस्पिरेशन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है? तो हाँ, इसमें एनर्जी और हीट दोनों, C6 यही तो बनता है, C6H12O6 और साथ में नहीं, ये नहीं बनता इससे, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाता है CO2 प्लस H2O। तो हीट इसमें प्रोड्यूस होता है। ये हो जाएगा दोनों सही। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हीट प्लस होता है, मतलब उसमें हीट लगता है, और जो ऊष्माक्षेपी होता है उसमें हीट क्या करता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। तो अब जब तक आप क्या होता है, ऑथेंटिक कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक पढ़ेंगे तो उस पर यही दिया रहेगा कि जो स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो द्विलिंगी पुष्पों में ही ओनली होता है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग मिलेगा। तो ये गलत है, ये वाला गलत है। द्विलिंगी जो पुष्प होता है स्वपरागण परपरागण दोनों सींच सकते हैं, तो ये सही है। तो ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि ऑथेंटिक बुक पढ़िए, क्योंकि जो लोग ऐसी बुक, मतलब कोई भी जनरली जो बुक आती है कंपटीशन वगैरह के लिए, हर जगह यही दिया गया है कि केवल द्विलिंगी। तो ये एनसीईआरटी में लेकिन दिया गया है कि ये दोनों में मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है, कोई वस्तु है जिसको द्रव ए में डाला जाएगा, तो क्या होगा, वह तब द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है। मतलब कि एक ए है द्रव, इसमें 1/4 के साथ तैर रही है, और एक कोई बी है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तो वो वस्तु जो है, ये वस्तु मान लीजिए है, ये वस्तु तब फिर क्या करती है, ये जो वस्तु है वो 3/4 के साथ तैरती है। तैरने के लिए आपको नियम बता चुकी हूँ क्या होना चाहिए। ये मान लीजिए जिसमें तैर रही है वो है, ये वस्तु है, इसका जो D1 है डेंसिटी, इसका D है मान लीजिए, तो D1 इज़ लेस दैन D होना चाहिए। ये कंडीशन मैं बता चुकी हूँ। इसी कंडीशन पे इसको हम देखेंगे कि 3/4 और जो 1/4 है, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, मतलब कि किसका ज़्यादा पोर्शन तैर रहा है, किसका कम पोर्शन तैर रहा है। तो 3/4 है, ये है 0.7, और जो 1/4 है ये आपको पता ही है 0.25 है। ये तो बड़ा कौन है, ये है, मतलब कि ज़्यादा बी में तैर रही है। मतलब कि जो बी है द्रव, इसमें क्या होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा तैर रहा है, इसका घनत्व कम होगा ज़्यादा। तो हम देखते हैं, तो इसका घनत्व ज़्यादा है ए के घनत्व से। तो किस में है, दोनों घनत्व समान है, गलत है। समान होता तो दोनों में सेम मतलब कि पोर्शन तैरता उसका। तो द्रव बी का जो घनत्व है ए के घनत्व से अधिक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसका जो घनत्व अधिक है तभी तो इसका अधिक पोर्शन, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होगा तभी तो ये तैरेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तैरेगा ये। तो इसका घनत्व ज़्यादा है इसके घनत्व से, तभी इसमें थोड़ा सा डूब गया है, केवल इसका 0.25 पोर्शन ही तैर रहा है इसमें, जबकि 0.7 पोर्शन तैर रहा है। मतलब कि जो बी का घनत्व ये ज़्यादा है ए के घनत्व से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मेरा हेल्थ सही नहीं था, लेकिन जो है आपको मैं बोल चुकी थी कि क्लास कंटेंट वाला भी दूंगी, पेडागोजी वाला तो करवा दी थी, लेकिन यही बाकी रह गया था। तो आपका एग्ज़ाम था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सोची कि नहीं वीडियो बनाना ही चाहिए, क्योंकि बोल भी चुकी हूँ मैं। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अब अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, पास होना है, तो टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें बता रही हूँ। एक तो टैग वर्ड वाला ज़रूर देखना है, एक वीडियो ये हो गया। दूसरा अभी वाला जो मैं डालूँगी, ये वाला कंटेंट वाला, मतलब पेडागोजी वाला। और तीसरा जो है, जो पेडागोजी वाला डाली हूँ,
ये कंटेंट पेडागॉजी गलती से बोलती हूँ, पेडागॉजी वाला जो डाली ये वाला वीडियो, तीनों वीडियो देखिए। इसके बाद देखिएगा कि बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बाहर जाएंगे, और हाँ इसमें इंक्लूड होंगी कि जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताई हूँ वो भी चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम है आई होप अच्छा जाएगा इतनी तैयारी के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।